हाँ जी भाई लोग, क्या हाल चाल आपके? सब मस्त जबरदस्त सब बढ़िया। तो क्या हाल है सर? मतलब कॉलेज डेज में आ गए। भाई क्या बताओ यार तुम्हें। आप लोगों के लिए मैं ना डायरेक्ट कॉलेज से स्टूडियो आया हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से करानी है मुझे। भाई घर भी नहीं गया, खाना भी नहीं खाया, ये सोच लो, क्योंकि मुझे पता है यार अब 1-1.5 महीने बच्चे हैं, जो भी फोड़ना फाड़ना है 1-1.5 महीने भी उखाड़ना है, ठीक है। अब ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो भाई आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज लेके आया हो ना, रुको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये कोई मामूली पेपर नहीं है भाई। इसमें पता है आपके 10th बोर्ड के हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जो 101% चांस के बोर्ड में आएंगे, ठीक है। इसलिए वो सारे क्वेश्चंस की सीरीज है इसके अंदर। आज मैं ऐसे कि आपको प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, वैसे कोई पीडीएफ वगैरह नहीं है, ठीक है, नोट्स वगैरह नहीं है, ध्यान से सुन लो। राइट, जितने भी लिखाऊंगा लिखने हैं, ओके, स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने हैं, और अच्छे से चीजों को समझना है। कहीं भी कुछ भी डाउट आता है कमेंट कर देना, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। ओके। एंड एक चीज है भाई, आप लोगों के लिए मैं कॉलेज से डायरेक्ट यहाँ आया हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है भाई कि अपने बिग ब्रदर अपने सर को फुल सपोर्ट करो। जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, जब भी जाके अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। नहीं तो आप सोचो यार, मैंने तो अपनी तरफ से 100% पूरा दिया है, एफर्ट मारा है, काम किया है, पढ़ाई की है, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, क्या आप उसका सपोर्ट कर रहे हो? ये चीज ज्यादा मैटर करती है। राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं, टॉपिक्स को हलवा बनाएंगे, जबरदस्त तरीके से देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टार्ट करें फिर क्वेश्चन सीरीज। पक्का श्योर स्टार्ट कर दे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या चीज़ है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। क्वेश्चन इज, बहुत मामूली क्वेश्चन है भाई, ठीक है। असहयोग, सहयोग आंदोलन वापस लेने का, वापस लेने के कारणों पर प्रकाश डालिए। ओके सर, ये तो ऐसा है सर, ये तो बहुत इजी टॉपिक है सर, भाई इजी देखने में लगता है, ठीक है, इजी सारे सब्जेक्ट होते हैं अगर एक बार समझ लेते हैं तो। अबे भाई मार कर ही गिर गया। कारणों पर प्रकाश डालिए। तो भाई देखो, जो टॉपिक सारे आसान होते हैं एक बार समझने के बाद। और हाँ देखो, बोर्ड में सबको आता है आंसर, लेकिन जो जिसके नंबर ज़्यादा आते हैं ना, लिखने की कला होती है, लिखने का स्किल होता है, राइटिंग स्किल होती है, जिसके पास राइटिंग स्किल है, भले उसको कम आता हो उस क्वेश्चन के बारे में, आंसर के बारे में, तो वो अच्छा खासा स्कोर कर जाता है उस क्वेश्चन में। राइट। अब वो पता है कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा बोर्ड एग्जाम से 1-2 दिन पहले लाइव आऊँगा, ठीक है। टारगेट मैंने रख रखा है कि कितने टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं लाइव आऊँगा और आपको अच्छे खासे राइटिंग स्किल बताऊंगा कि अगर आपको कम सिलेबस आपका कवर है, तो उस कम सिलेबस में भी कितनी अच्छी राइटिंग स्किल्स आप बोर्ड एग्जाम में करें कि आपको उतने ही अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। वो जो टारगेट है वो आप ही लोग कवर, आप ही लोग अचीव करवा सकते हो, आपके हाथ में है वो, ठीक है। सो बाकी आपको पता ही है यार, बताने की जरूरत तो है ही नहीं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है भाई, असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो भाई सबसे पहले समझते हैं कि सर ये असहयोग आंदोलन, आज मार कर गिर रहे हैं। भाई पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है भाई कि असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारणों पर प्रकाश डालिए। अच्छा, इतना इजी। भाई कोई चलो नहीं, इसको भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। भाई सबसे पहले समझते हैं असहयोग आंदोलन होता क्या है। आप सभी को पता है यार, महात्मा गांधी जी हमारे थे, तो उन्होंने क्या किया था कि असहयोग आंदोलन चलाया था। किसके लिए? किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। क्यों चलाया था? क्योंकि यार महात्मा गांधी जी को कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जो अंग्रेज है वो अपना ज्यादा ही शासन करने लगे भारतीयों के ऊपर, है ना, अपनी ज्यादा मनमानी चलाने लगे थे। अब उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये जो मनमानी चला पा रहे हैं, ये जो शासन कर पा रहे हैं, ये भारतीयों की वजह से ही कर पा रहे हैं। भारतीयों ने छूट दे रखी है, तभी वो उस छूट का फायदा उठा रहे हैं। सर वो कैसे? हमने कैसे छूट दे रखी थी? तो हम तो मान रहे थे कि फटाफट चले जाए,
ठीक है। तो हम कैसे दे रहे थे भाई, हम डायरेक्टली नहीं दे रहे थे लेकिन इनडायरेक्टली दे रहे थे। इनडायरेक्टली कैसे सर? इनडायरेक्टली ऐसे कि जो अंग्रेजों के स्कूल थे, मान के चलते कॉलेज थे, उसमें पढ़ाने भारतीय, मतलब पढ़ने भारतीय जाते थे, ठीक है, पढ़ाने टीचर्स भारतीय जाते थे, स्कूल कॉलेज अंग्रेजों का था, पैसे उनको जाते थे, ठीक है। मान के चलते कोर्ट, कोर्ट में जज वकील भारतीय थे, केस दोनों का लड़ा जाता था, तो जो कोर्ट से पैसा आता था वो भी अंग्रेजों को। कपड़े, कपड़े अंग्रेज बनाते थे, जो कॉटन होता था, जो कपास होता था, वो भी भारतीयों से लेते थे, बस उसको कपड़े में डिजाइन करके भारतीयों को ही बेचते थे। इससे क्या होता था कि भाई, और क्या होता था कि जो कपड़े वो सस्ते में बेचते थे, तो इससे गरीब, जो भारत के गरीब लोग थे, गरीब जनता थी, वो आसानी से उसको अफोर्ड कर सकते थे, ले सकती थी। तो वो क्या करते थे, हमारा भारत का खादी कपड़ा ना लेकर के अंग्रेजों के सस्ते कपड़े लिया करती थी, जो कि दिखने में अट्रैक्टिव होते थे, और खादी कपड़े थोड़े मोटे होते, तो वो महंगे आते थे क्योंकि उनको हाथ से बनाया जाता था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये कपड़े की बात हो गई। मान के चलते कोई राशन वगैरह परचून की दुकान होती है, वहां भी अंग्रेजों के द्वारा ही सामान बेचे जाते हैं। तो इनडायरेक्टली हमें देखने को मिलता है, जो अंग्रेजों का जो पूरा सिस्टम है ना, वो भारतीयों के द्वारा चल रहा है। उनको पता नहीं कि हम चला रहे हैं, लेकिन चल रहा है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी को कहीं ना कहीं ये पता चल रहा था धीरे धीरे कि भाई हमारी वजह से ही ये अंग्रेज अभी तक यहाँ इस देश में शासन कर पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजों की जो हम सहयोग कर रहे थे ना उसके सिस्टम में, काम में, तो इस आंदोलन के थ्रू उनका मेन मोटिव ये था कि हम अंग्रेजों की हेल्प ना करें, उनका सहयोग ही ना करें, छोड़ दें उनको। तो ऑटोमेटिक क्या है कि वो देश छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे कैसे, वो भी समझते हैं। मान के चलो जो कॉलेज स्कूल में भारतीय पढ़ने जा रहे थे, भारतीय बच्चे या जो भारतीय टीचर पढ़ाने जा रहे थे, वही कॉलेज ना जाए, स्कूल ना जाए, तो स्कूल चलेगा क्या? मान के चलो वही जो अंग्रेज कपड़े बेच रहे थे, भारतीय वो कपड़े ना लेकर के खादी वाले ले, भारत के कपड़े ले, ठीक है, तो अंग्रेजों के कपड़े बिकेंगे क्या? मान के चलते जो भारत के लोग भारतीय कपास बेच रहे थे, सूत बेच रहे थे अंग्रेजों को, अगर वही ना बेचे तो क्या वो कपड़े बना पाएंगे क्या? मान के चलते कोई परचून राशन की दुकान है, वो वहां पे सामान लेने ही ना जाए, किसान के डायरेक्ट किसान से लेने जाए सामान, तो क्या वो उनका फायदा हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा ना। तो इनडायरेक्टली क्या था कि हमें उनका सपोर्ट कर रहे थे। तो महात्मा गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन इसलिए चलाया था कि हम अंग्रेजों का सहयोग ना करें, छोड़ दे उनको, तो वो ऑटोमेटिक परेशान होकर के देश को छोड़ के चले जाएंगे, उनका ऐसा मानना था, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक अच्छा खासा चला, अच्छे रिजल्ट मिले, सबने, बच्चों ने, है ना, टीचर्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया, कॉलेज जाना छोड़ दिया, ठीक है। एंड हमें देखने को मिलता है वकील जज जो थे वो कोर्ट जाना छोड़ देते हैं, एंड जो पुलिस वगैरह थे, जो सेना थे, ठीक है, वो अपना जाना छोड़ देते हैं, सारी चीज़ हर तरफ से सहयोग करना छोड़ दिया जाता है। ओके। देन कुछ टाइम बाद हमें देखने को मिलता है चोरी चोरा कांड। ओके। जो या 5 या 6 फरवरी को हुआ था, ठीक है, चोरा चोरी कांड। तो क्या हुआ था उसमें कि भारत के कुछ लोगों ने आक्रोश में आकर के एक जो चोरी चोरा कांड, जो चोरी चोरा स्थान है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था, उसमें कुछ अंग्रेज के पुलिसकर्मी मारे गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे महात्मा गांधी जी ने देखा कि ये जो असहयोग आंदोलन है इसको मैंने अहिंसक रूप से चलाया था, अहिंसा के माध्यम से, और इसी पर चलाना था। लेकिन जो कुछ भारतीयों ने हिंसा का रूप ले लिया, पुलिस स्टेशन को जला दिया, पुलिस अंग्रेजी पुलिसकर्मी जल गए, मर गए, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने ये देखा कि यार ये तो मेरे विरुद्ध हो रहा है, मैं अहिंसा और वह हिंसा कर रहे हैं, तो इस चक्कर में क्या हुआ था कि इसको वापस ले लिया था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, सारी चीज समझ में आई। पहले क्या देखा अपन ने, महात्मा गांधी जी को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि भारतीय इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं अंग्रेजों को, तो उन्होंने ऐसा चलाया था कि हम उनको हर तरफ से सपोर्ट करना बंद कर दे, सहयोग करना बंद कर दे। इस वजह से क्या हुआ, अंग्रेज जो थे परेशान हुए, ठीक है, कुछ दिनों कुछ महीनों तक ऐसा मामला चलता रहा। देन हमें देखने को मिलता है कि चोरी चोरा कांड होता है। चोरी चोरा कांड में क्या होता है कि कुछ भारतीय लोगों का समूह, गठन जाता है चौरी चौरा स्थान पे उत्तर प्रदेश में, वहां पर पुलिस स्टेशन को जला देता है, आक्रोश में आकर के वहां अंग्रेज के पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। महात्मा गांधी देखते हैं कि ये तो हिंसक रूप से कार्य कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि ये आंदोलन अहिंसक रूप से चले, लेकिन कुछ भारतीयों ने क्या किया, हिंसक रूप से इसको चलाने की कोशिश की, तो इस वजह से इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है, समझ में आया? पक्का श्योर? तो कमेंट में एक बार लिख दो कि सर अच्छे से समझ में आ गया। ओके। एंड मुझे यार शायद ये कहने की जरूरत तो ना पड़ेगी क्योंकि लाइक सब्सक्राइब कर दो, राइट? क्योंकि यार जितना मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूँ आपको भी करना पड़ेगा, जितना मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं जब तक सपोर्ट करूंगा जब तक आपका बोर्ड खत्म नहीं हो जाता,
बोर्ड खत्म हुआ उसके एक दिन बाद भी सपोर्ट करूंगा भाई, अच्छे से पेपर गया नहीं गया, कैसा गया, क्या प्रॉब्लम आई, ये तक की पूछूंगा। लेकिन ये जब होगा अच्छे से जब आप लोग सपोर्ट करोगे। सर हम कैसे सपोर्ट करेंगे बता दो। भाई सपोर्ट तो सिंपल सा है ना, लाइक सब्सक्राइब करना है और तो कुछ ही नहीं करना है, हो सके तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और एक दिक्कत आती है फ्रेंड्स के साथ शेयर करने में, पता है क्या? भाई वो दिक्कत मेरे साथ भी थी। सर ऐसे कौन सी दिक्कत है? भाई दिक्कत ये है कि मान लो कोई क्लास देख रहे हैं, बहुत अच्छा क्लास लगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाई लगता है कि 101% आ जाएंगे, तो क्या करते थे, अपने फ्रेंड को क्यों शेयर करें, भाई हमसे ज़्यादा नंबर लेके आ जाएगा वो, हम पढ़ रहे हैं ना काफ़ी है, हम अपने ग्रुप में, हम अपने ग्रुप में टॉपर आ जाएंगे भाई इसको पढ़ के। ऐसी फीलिंग आती है, सेल्फिश की फीलिंग आती है भाई। इसलिए अधिकतर बच्चे क्या करते हैं ना, शेयर करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अरे यार मेरे से ज़्यादा उसने पढ़ लिया तो उसके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। ऐसा होता है ना, होता है ना आपके साथ? एक बार कमेंट में बताओ फटाफट से, देन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो समझ में आ गया ना यहाँ तक? तो सर अब हमें बता दो कि हम इसको कैसे एग्जाम में लिखेंगे, राइटिंग स्किल्स कौन सी है वो, जिसकी वजह से हम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो जानते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन था असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो भाई सबसे पहले तो ये चीज करना है, भाई प्रकाश मत डाल देना टॉर्च बना के, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं अगर यूट्यूब पे देखा होगा तुमने। तो हमारा आंसर इस तरीके से होगा, मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगा क्योंकि पूरा पैराग्राफ लिखा नहीं चलूंगा, तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, और लंबी वीडियो देखना यार कोई पसंद नहीं करता। ठीक है, तो कोशिश रहेगी हमारी आधे एक घंटे के अंदर अंदर ही अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाए। तो देखो यार, सबसे पहले तुम्हें ये बताना है कि थोड़ा असहयोग आंदोलन, अगर मान के चलो ये 5 नंबर 4 नंबर या इससे ज़्यादा का क्वेश्चन है, तो असहयोग आंदोलन क्या है थोड़ा सा ये डिफाइन कर देना एक दो लाइन में, कि असहयोग आंदोलन क्या है, किसने शुरू किया था, क्यों, है ना, ऐसे ऐसे करके क्यों शुरू किया था। तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट्स में देख रहे हैं कि असहयोग आंदोलन क्या है, कि अंग्रेजों को भारतीयों द्वारा एक मिनट रुको यार, कॉल आ रहा है, ठीक है, एक मिनट। ओके, चलो, हमने क्या देखा, अंग्रेजों को भारतीयों द्वारा सहयोग ना देना ही क्या कहलाता है, असहयोग। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड में हमें क्या लिखना है कि असहयोग आंदोलन आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, हम सबको पता है असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, फटाफट से कमेंट में बताओ। हमारा जो असहयोग आंदोलन है वो स्टार्ट कब हुआ था, हमारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1920 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है सर। ओके, थर्ड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि भाई असहयोग आंदोलन कैसा चल रहा था 1920 के बाद, अच्छा खासा चल रहा था। ठीक है, क्या इसमें चीज़ें हुई थी, हमने अभी डिस्कस की ना कि भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग किस प्रकार से छोड़ा, बच्चे स्कूल नहीं गए। ओके, एंड हमने देखा कि जो वकील थे, जज थे, वो कोर्ट नहीं गए, और जो सैनिक वगैरह थे वो अपनी पद से इस्तीफा दे दिए, है ना, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो उनका थोड़ा सा एक दो लाइन में, मतलब एक दो नहीं, 2-3 लाइनों में जिक्र कर देना। ठीक है, अच्छा खासा चल रहा था, खासा चल रहा था, ठीक है, चल रहा था। मैं बहुत शॉर्ट लिख रहा हूँ, शायद दिख रहा होगा आपको, अभी बड़ा लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा खासा चल रहा था। अब हमसे पूछता है अच्छा खासा चल रहा था, अब यहीं पर टर्निंग पॉइंट आएगा और आप लिखोगे कि वापस लेने के कारण, वापस लेने के कारण। अच्छा सर, कारण तो भी आपने बता ही दिया। ठीक है, अब कारण में क्या लिखोगे उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। कि आप मान लो कारण में लिखते हो, जैसा कि हमें पता है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1 अगस्त 1920 में चलाया गया था। ठीक है, एंड अच्छा खासा चल रहा था, 1-2 साल तक अच्छा खासा चला। एंड हमें देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश में एक जिला गोरखपुर, वहाँ एक स्थान है चौरी चौरा, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन था। ठीक है, अंग्रेजों का पुलिस स्टेशन था। वहाँ पे क्या हुआ, कुछ किसान बंधु थे जिनका एक गुट था, भारतीय किसान बंधु। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि वो आक्रोशित होकर के जो पुलिस स्टेशन था उसको जला दिया। और क्या कहते हैं, उस घटना में अंग्रेजों के जो पुलिसकर्मी थे वो जल करके मर गए। ठीक है, ऑलमोस्ट ज़्यादा ही मरे थे, है ना, अबाउट 5, 6, 7
आई होप। तो क्या हुआ कि उसमें पुलिसकर्मी मर गए। तो जब गांधी जी को बात ये पता चली तो वो गुस्सा हो गया। वो ऐसा सोच रहे कि भाई मैं इस आंदोलन को चलाना चाहता हूँ अहिंसक रूप से, ये लोग चला रहे हैं हिंसक रूप से, ऐसा तो चलेगा नहीं। ठीक है, आंदोलन मैंने चलाया, ठीक है, कैसे चलाना है मुझे पता है, ये लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं, ये हिंसक रूप कैसे चला रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने, महात्मा गांधी ने क्या किया था कि कब वापस लिया था, हम देख लेते हैं। वापस कब लिया था? 12 फरवरी 1922 में वापस लिया। वापस लिया, क्या लिया? आंदोलन। कौन सा? असहयोग। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। बारदोली में एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस की बैठक हुई थी, उसी में ये जो आंदोलन है इसको वापस ले लिया था। ठीक है, एंड शायद मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इसको शायद 12 फरवरी की जगह 5 या 6 बताया, तो वो गलत है, उसको नोटिस मत करना। ठीक है, यहाँ पे वो करेक्ट कर लेना। 12 फरवरी 1922, कितना? 12 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। ठीक है, एंड सॉरी, हुआ नहीं था उस टाइम। 12 फरवरी को ये वापस ले लिया था, क्या? असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो क्लियर रखो माइंड में। फर्स्ट, अंग्रेजों को भारतीयों द्वारा सहयोग न देना क्या कहलाता है? असहयोग आंदोलन। ओके सर, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, क्या? असहयोग आंदोलन। ठीक है, अच्छा खासा चल रहा था, क्या? असहयोग आंदोलन सर। वापस लेने के कारण किसको? असहयोग आंदोलन को। किसने लिया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, क्यों लिया था हमने देख लिया, चोरा चोरी कांड की वजह से। तो कब लिया था? 12 फरवरी 1922 को लिया था। कहाँ लिया था? कांग्रेस का एक बैठक हुआ था, कहाँ? बारदोली में, उसी टाइम लिया था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है अच्छे क्वेश्चंस के साथ, आंसर्स के साथ। ठीक है, राइटिंग स्किल्स धीरे धीरे इम्प्रूव होगी इसी तरीके से। अब एकदम से कहोगे सर एकदम से हमें तो ऐसे हमें लेखक बना दो, कवि बना दो, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सब लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सर फटाफट से बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन से आपका क्या आशय है? सर सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या? अरे सर इसको तो कौन ही नहीं जानता। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें भारतीयों को क्या करना था? अंग्रेजों का बहिष्कार, अंग्रेजों के सामान का बहिष्कार करना था। एंड और क्या करना था? जो ब्रिटिश रूल थे, लॉ थे, कानून थे, उनको अहिंसक रूप से इग्नोर करना था। ठीक है, मतलब मतलब एक तरीके से जो उनके ब्रिटिश के जो रूल थे, कानून थे ना, उसको नहीं मानना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। मतलब एक तरीके से हम देखना चाहें इसकी परिभाषा एक अच्छे तरीके से, तो इसकी परिभाषा होगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन वह आंदोलन है जिसके अंदर भारतीयों ने अंग्रेजों, ब्रिटिश के सामानों का बहिष्कार किया था। ठीक है, एंड इनके जो कानून थे, इनके जो नियम थे, इनको इग्नोर किया था, नहीं माना था, अनदेखा किया था। ठीक है, यही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। अंग्रेजों का पूर्ण रूप से बहिष्कार ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। ओके, तो हमने ये चीज़ समझा। और इसके हम एक चीज़ समझ सकते हैं भाई, कि अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन बढ़िया था या असहयोग आंदोलन बढ़िया था, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा ना उसको। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारा असहयोग आंदोलन था, आपको पता है चोरा चोरी कांड हुआ, उसके वजह से क्या हुआ कि उसको महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो कि अहिंसक रूप से चला और बहुत ही अच्छे तरीके से चला, मुकाबले किसके? असहयोग के। उसमें हिंसक कार्य हुए तो महात्मा गांधी ने फटाफट वापस ले लिया तत्काल रूप से। लेकिन इसमें कुछ हिंसक नहीं हुआ भाई, इसके साथ जो एक और आंदोलन चला था ना, उसको पूर्ण किया गया। ठीक है, ये तो अधूरा ही रह गया था। अब वो समझते हैं कैसे? हमें पता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो स्टार्ट होता है किसके साथ? डांडी मार्च के साथ। सबको पता है डांडी मार्च मतलब सर? डांडी यात्रा। ठीक है, यात्रा। आप सबको पता है इसमें नमक कर जो कानून था उसको तोड़ने के लिए यात्रा चलाई गई थी। ओके, तो जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, इसी के साथ स्टार्ट होता है। ये कब स्टार्ट होता है? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी कब स्टार्ट होता है? 12 मार्च 1930 को। ये दोनों एक साथ स्टार्ट होते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए ये बहुत बढ़िया रास्ता, बहुत बढ़िया हथियार था। ठीक है,
इसको पूर्ण करके इसको अच्छे से चलाया जा रहा था। ठीक है, हमें पता है कि दांडी मार्च कब स्टार्ट कब होता है, 12 मार्च 1930 को। गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ 78 अनुयायियों के साथ जाते हैं कहाँ, गुजरात के दांडी तटीय स्थान है समुद्र के किनारे, वहाँ जाते हैं, पहुँचते हैं। 241 मील के लगभग रास्ता था। ठीक है, तो ये पहुँचते हैं कि कब, 6 अप्रैल 1930 को ये पहुँचते हैं दांडी। ओके, वहाँ पे ये नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ देते हैं। नमक कानून क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया किसका, दांडी मार्च का। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 12 मार्च से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये कब वापस लिया जाता है पता है, ये वापस लिया जाता है 5 मई, 5 सर 6, हाँ 5 मई, 5 मई 1900 याद करो, 31 में। दांडी मार्च तो 6 अप्रैल 1930 को वापस ले लिया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब लिया जाता है वापस? सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाता है 5 मार्च 1931 को। 1931 को इस टाइम क्या हुआ था ना, एक बार कि दिल्ली पैक्ट हुआ था। हमें पता है दिल्ली पैक्ट में क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिस टाइम 11 सूत्रीय मांग रखे गए थे। ठीक है, और उस टाइम प्रथम गोलमेज सम्मेलन कंप्लीट हो चुका था, द्वितीय की तैयारी चल रही थी। तो क्या हुआ था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की तैयारी हो रही थी, तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना था। ठीक है, और महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, वहाँ अपनी मांगों को रखते हैं। कौन सी मांग? 11 सूत्रीय मांग। ये एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज में कौन सी मांग रखी, 11 सूत्रीय मांग। याद रख लो इसको, क्या रखी थी, 11 सूत्रीय मांग। ये भी याद रखो, कहाँ मांगी थी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन में। आप सभी को पता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, है ना, पता है ना? फटाफट से कमेंट में टाइप कर दो, है ना, बाकी लोगों को भी पता चल जाए जिसको नहीं पता। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, किसके बीच हुआ था ये, गांधी इरविन, किसके बीच, गांधी इरविन। इसको हम एज किसके नाम से जानते हैं, दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट। ओके, इतना क्लियर हुआ, 11 सूत्री मांग। ठीक है, तो सर अब बता दो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आपका क्या ऐसे है, इसके लिए किस तरीके से हम अच्छे शान से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो फटाफट से इसको रब कर लेते हैं। ओके, तो देखते हैं इसकी अच्छी सी राइटिंग, सॉरी राइटिंग कह रहा हूँ, अच्छा सा आंसर। ओके, तो सब पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, आपको तो पॉइंट और पैराग्राफ दोनों लिखना है, मैं पॉइंट वाइज आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आपका क्या आंसर है, ये ऑलमोस्ट 3-4 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, एंड बड़ा आएगा तो इधर कुछ और एड ऑन हो सकता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ओके, सो हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। अंग्रेजों, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश रूल या लॉ को इग्नोर करना। भाई मेरा इंग्लिश चल रहा है, ठीक है। इग्नोर करना, कंफ्यूज मत होना, इग्नोर करना। भाई सारे इंग्लिश जाएगा क्या, अरे भाई, करना। ठीक है, इग्नोर करना ही क्या कहलाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट। अच्छा, इसको किसने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया। भाई समझ तो रहे हो ना राइटिंग? अगर मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में बता देना। ओके, भाई जब मैं इम्प्रूव तो कर ही रहा हूँ। ओके,
स्टार्ट किया, गांधी जी ने स्टार्ट किया। अच्छा, ओके। सो अब क्या लिखेंगे हम कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन, अच्छा ठीक है, कब स्टार्ट हुआ, डेट लिख देंगे। सबको पता है कब स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। अच्छा, इसके साथ एक और कुछ शायद स्टार्ट हुआ था ना, है ना, है ना। हाँ सर, बिल्कुल हुआ था। कौन सा था वो था सर दांडी यात्रा। दांडी यात्रा। अच्छा, दांडी यात्रा, सॉरी, यात्रा में क्या था सर, नमक कर को तोड़ना था सर, नमक कर, नमक कर को तोड़ने हेतु। अच्छा, नमक कर की क्या ऐसी समस्या थी जो इसको तोड़ना पड़ा, नमक कर को तोड़ने हेतु, कोई बता सकता है? हाँ सर, मैं बता सकता हूँ ना, चलो बताओ, देखते हैं। तो भाई देखो, नमक कर क्या था कि भाई जो ब्रिटिश थे ना, हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे थे। जैसे अभी के टाइम पे जो हमारी टैक्स आयोग अध्यक्ष है, ठीक है, वो भी हर चीज़ पे टैक्स लगा रही है, आपको पता है, हाल ही में चर्चा में चल रहा है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हुआ था कि क्या हुआ था ना कि जो अंग्रेज थे वो नमक पे भी कर लगा दिए। अब गांधी जी ने सोचा यार, नमक तो एक मामूली सी चीज़ है ना यार, गरीब से गरीब इंसान भी इसको यूज़ में लेता है, अमीर से अमीर इंसान भी इसको यूज़ में लेता है, मध्यम वर्ग के भी यूज़ में लेते हैं। तो तीनों वर्ग जब इसको यूज़ में ले रहे हैं, तीनों के काम की चीज़ है ये, ठीक है, तो इस पे कर किस बात का, ये गांधी जी को समझ में नहीं आया। कपड़े पे टैक्स, ठीक है, फैक्ट्री पे टैक्स, ठीक है, किसान जो खेती कर रहे हैं कृषि पे टैक्स, ठीक है भाई, लेकिन हद हो गई जब नमक पे कर लगा दिया। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया, नहीं माना, तो ये यात्रा निकाल दी, दांडी मार्च निकाल दिया नमक कर को तोड़ने के लिए। साबरमती आश्रम से चले 241 मील लगभग चले अपने 78 फॉलोअर्स के साथ। वहां पहुंचे दांडी तटीय स्थान पे, समुद्र के किनारे नमक बनाया। और कब तोड़ा था किसको पता है? अभी हमने डिस्कस किया था, फटाफट से कमेंट में बता दो, फटाफट से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नहीं सर, अभी इसमें करा दो तो, हाँ बिल्कुल कराते हैं। तो हमें अब क्या देखना है कि दांडी यात्रा के साथ ये स्टार्ट हुआ था, दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ, शुरू हुआ, ठीक है सर, शुरू हुआ, ओके, शुरू हो गया भाई, शुरू हो गया, खत्म भी हो गया। ठीक है, दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ। और हमने क्या देखा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हो और हम क्या लिख सकते हैं? फटाफट से आप लोग भी गैस करो, गैस नहीं, आप लोग भी सजेशन दो, ठीक है, कमेंट में दो, ऐसे तो नहीं दे पाओगे, जिस दिन लाइव आएंगे ना भाई, उस दिन सजेशन ही सजेशन लेंगे तुमसे, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो दांडी यात्रा नमक कर तोड़ने हेतु स्टार्ट हुआ था, किसके साथ स्टार्ट हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त होता है, कब वापस लिया जाता है, किसी को पता है? हमने अभी डिस्कस किया था, ये लिया जाता है हमारा 5 मार्च, 5 मार्च 1931 को। अभी हमने ये भी डिस्कस किया था, कहाँ लिया गया था? दिल्ली पैक्ट में लिया गया था ना सर, अभी तो जस्ट पढ़ा ही था इसको, पैक्ट। अच्छा, दिल्ली पैक्ट क्या चीज़ है, इसको हम समझ सकते हैं, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, ठीक है, समझौता, ओके, ओके, डेट्स ग्रेट, डेट्स ग्रेट। ठीक है, हमने कितने पॉइंट लिखे? 5 पॉइंट लिख लिए। अगर आपको लगता है कि और भी इसको अच्छा बना सकते हो तो बहुत बढ़िया भाई, इसको बनाओ, क्योंकि जितना अच्छा बनाओगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, और जितने अच्छे नंबर मिलेंगे उतने अच्छे, उतना ज़्यादा तुम हैप्पी फील करोगे, और उतना अच्छा लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर तो मुझे पता है, ओके, शेयर का तो मुझे पता है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको कवर करते हैं। तो सर, जैसा कि आपको पता है कि हम लॉन्ग क्वेश्चन कर करके थक चुके हैं, अब थोड़ा हमें हल्का फुल्का क्वेश्चन लाओ, जिससे हम थोड़ा मज़े में आ जाए, राइट, थोड़ा एक्साइटेड हो जाए, एनर्जी फील आ जाए कि हाँ, हम क्वेश्चंस का आंसर बता रहे हैं सर, हमें सब कुछ आता है, हम बोर्ड को फोड़ के रख देंगे, राइट। तो चलो कोई नहीं, आपके लिए मैं ये चिड़िया लोग का बिना अलग ही है यार, चलो कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं, उनकी प्रकृति ऐसी है। ओके, सो हम एमसीक्यूज को करते हैं, ठीक है। एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? अगर पता है तो फटाफट से कमेंट में बताओ। हम यहाँ पे देखते हैं कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है। ऑप्शन है सामुदायिक सरकार, संघीय सरकार,
एकात्मक सरकार, गठबंधन सरकार। तो मैंने यार आपको शायद प्रीवियस जो क्लासेस हमने ली थी उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि जो हमारे विभिन्न स्तर पर शक्तियों का बंटवारा होता है, राइट, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, शासन को क्या कहते हैं, है ना। याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। अभी हम बता देते हैं। तो भाई देखो, हमने डिस्कस किया था उस दिन कि विभिन्न स्तर पर विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा एक ही बात है। कंफ्यूज मत होना, आप लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं यार। विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है संघात्मक शासन। संघात्मक शासन या संघीय व्यवस्था। ठीक है, कई सारे नाम आ सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। संघीय व्यवस्था। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब जो लोग भाई इस फर्स्ट वीडियो में जुड़े हैं, जो लोग नए हैं, उनको कन्फ्यूजन हो रही होगी, या जिनको पता ही नहीं है कि सर ये आप क्या बता रहे हो, संघात्मक शासन संघीय व्यवस्था क्या होती है, तो उनके लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई देखो, हमने तो पिछली क्लास में इसको हलवा बना के खा लिया था, आज कुछ और बन जाएगा वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, देखो, संघात्मक शासन वह शासन होता है जिसमें विभिन्न स्तर पर शक्तियां बटी हुई होती है। शक्तियां मतलब सर, शक्तियां बालवीर वाली शक्तियां नहीं, है ना, शक्तिमेन वाली शक्तियां नहीं, गोल गोल घूम के, ये वाली नहीं। देश को चलाने के कानून, शक्ति, अधिकार जो संविधान ने प्रदान किए होते हैं, उन शक्तियों की बात हो रही है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब सर अच्छे से समझाओ, अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, जैसे भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। भारत है, भारत में 3 स्तर है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है। ठीक है, तो भाई भारत में कितने स्तर है, 3 स्तर है। सबसे टॉप पे कौन आता है, सबसे टॉप पे कौन आता है, सबसे टॉप पे केंद्र सरकार आती है सर, केंद्र सरकार। ओके, केंद्र सरकार आती है। सेकंड में कौन आता है, सेकंड में राज्य सरकार आती है, राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार। एंड थर्ड की बात करें तो ये बहुत बाद में जाके ऐड हुआ था, स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। ओके, स्थानीय सरकार। ये 3 क्या चीज़ है, कोई बता सकता है? ये 3 स्तर है मेरे भाई, स्तर। हमने स्तर की बात कर रहे हैं, तो देखो भारत में 3 स्तर है। केंद्र को अपनी अलग शक्तियाँ मिली हुई है, शक्तियाँ, इसकी अलग शक्तियाँ है, अलग अधिकार है। ठीक है, कार्य क्षेत्र और कानून। ओके, राज्य के अलग शक्तियाँ है, इसकी अलग शक्तियाँ है ना, इसके अलग अधिकार है। ओके, कानून इसके अलग है। ओके, स्थानीय की भी अलग है। ठीक है, डिफरेंट है शक्तियाँ। एक मिनट, शक्तियाँ, ओके, अधिकार। ओके, समझ जाना, बाकी बार बार लिखेंगे तो टाइम जाएगा। तो सबके अलग अलग शक्तियाँ, और इनको शक्तियाँ कौन प्रोवाइड करता है, अधिकार कौन प्रोवाइड करता है? सर जाहिर सी बात है, हमारे भारत का संविधान प्रोवाइड करता है। और भारत के साथ साथ जितने भी देशों में संघात्मक व्यवस्था है, वहाँ पे उन स्तरों को जो शक्तियाँ है वो संविधान प्रदान करता है उनके देश का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो संघात्मक शासन या संघीय व्यवस्था किसे कहेंगे, जहाँ ऐसा देश, जिस देश में मतलब जो शक्तियाँ है एक स्तर पर ना होकर के विभिन्न स्तर पर बटी हो, 2 या 2 से अधिक स्तर पर बटी हो, वो संघात्मक शासन या संघात्मक व्यवस्था कहलाता है। जो भी आप लिखना चाहो लिख देना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, अच्छे से समझ लिया अपन ने, क्या समझा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। संघात्मक शासन किसे कहते हैं? विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का बटा होना ही संघात्मक व्यवस्था कहलाता है। ये जैसे हमारे भारत देश में है, यूएसए में है, बेल्जियम में है। ठीक है, ओके, एंड ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, पक्का क्लियर है। चले आगे, बढ़े आगे। हमने क्या देखा, विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है, संघात्मक शासन संघीय व्यवस्था कहलाता है। चले नेक्स्ट MCQ की तरफ, पक्का, चलो चलते हैं। ओके भाई लोग, तो हमारा नेक्स्ट MCQ है कि दिल्ली, चंडीगढ़ या लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं?
ऑप्शंस भी बता देता हूँ भाई, फिर तुम कहोगे कि सर इसको तो बहुत कुछ कहते हैं, हम कौन सा वाला बताएं, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो। इसका क्या कहते हैं ऑप्शन है, स्वतंत्र देश, बहुलवादी राज्य, संघीय देश, केंद्र प्रशासित देश। चारों ऑप्शन को सुन के मुझे पता है 90% लोगों को आंसर आ गया, लेकिन उन 10% का क्या, उनको तो हम नहीं छोड़ सकते ना, उनको भी अच्छा स्कोर करवाना है। तो भाई देखो, दिल्ली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों को पता है क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश देश, सबको पता है। एंड हाल ही में अपन को पता है कि अभी कुछ साल पहले ही जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश में ऐड किया गया है, ठीक है, सबको पता है। एंड हम देख लेते हैं कि भाई मार्कर खुल जा, खुल जा, खुल गया। हमारे भारत में प्रेजेंट में 28 राज्य है, सबको पता है, राज्य मीन्स स्टेट, ओके, इंग्लिश में। एंड 8 जो है केंद्र प्रशासित देश है, केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश, ओके। एंड इसको हम बोल सकते हैं यूनियन टेरिटरीज। भाई ये चल ही नहीं रहा, छोड़ो। ओके, सो भाई देखो, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर जैसे जो क्षेत्र है वो हमारे केंद्र प्रशासित देश कहलाएंगे। केंद्र शासित, केंद्र प्रशासित, केंद्र शासित, केंद्र प्रशासित एक ही है, केंद्र शासित प्रदेश कहलाएंगे। और जो बाकी के बचते हैं वो हमारे भारत के राज्य है, ठीक है। बड़े नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ओके, नेक्स्ट हमारा है, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में कार्य करती है वह कौन सी संस्था है। ऑप्शन है ग्राम पंचायत, विधान परिषद, नगर पालिका और नगर निगम, या सभी। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसका आंसर आई होप यार आप सबको आता ही होगा, ठीक है। सो नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं बताता हूँ। भाई जो नाम में ही इसके लिखा हुआ है स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में कार्य करती है। भाई स्थानीय शासन हमने समझा था कि हमारे भारत में 3 स्तर है, ठीक है, 3 स्तर है। कौन कौन से स्तर है पहला हमने समझा था भाई, मार्कर चेंज कर लेते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। 2 मिनट ज़्यादा ही बोल दिया, 2 सेकंड रुक जाओ। हमें पता है हमारे भारत में 3 स्तर है। कौन सा, पहला है केंद्र, दूसरा राज्य, तीसरा स्थानीय, स्थानीय, ठीक है। स्थानीय की बात हो रही है कि स्थानीय शासन वाली संस्था जो शहर में कार्य करती है, स्थानीय में सबसे अच्छा जो स्तर होता है वो जिला का होता है, जिला का, सबको पता है। नहीं पता था, मैं बता देता हूँ, जिला स्तर सबसे बेस्ट स्तर है, ठीक है। लेकिन अभी जो हमें क्वेश्चन पूछा है कि सर संस्था बताओ जो शहर में कार्य करती, शहरों में कार्य करती है, तो भाई शहरों में कार्य करने वाली स्थानीय संस्था है नगर, हाँ हाँ वही, नगर निगम, नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका। अभी जिस एरिया में मैं रहता हूँ ना भाई, वहाँ नगर परिषद चलती है, मीन्स कि स्थानीय शासन है, ठीक है, नगर पालिका। अब लोग पूछेंगे सर आप कौन कहाँ से बिलोंग करते हो, तो भाई ये जरूरी नहीं है कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, जरूरी ये है कि भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, राइट, अच्छे से नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, राइट, ये चीज़ मैटर करती है, ठीक है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद भी लिख देते हैं, चलो, परिषद, ठीक है। सो हमारा एमसीक्यू कंप्लीट हो रहा है, 3 एमसीक्यू कर लिया हमने। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, देन हम वापस लॉन्ग पे चलते हैं। आपका माइंड सेट हो गया होगा, बिकॉज आप लॉन्ग देख देख के परेशान हो गए थे, राइट। और एमसीक्यू है क्या भाई साहब हमारे पास, ओके ओके। चलो बताओ भाई, क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है। भैया इसमें आर्कर का क्या हो गया, चलो फटाफट से बताओ, हिंदी किस प्रकार की भाषा है, राजभाषा है, या अल्पसंख्यक की भाषा है, या क्षेत्र भाषा है, या कुछ भी नहीं है, नथिंग। सबको पता है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लिख दे, पक्का राष्ट्रभाषा है।
राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा पक्का कंफर्म कर दे, लॉक कर दे। हाँ, है ना, है ना। अरे नहीं ना भाई, राष्ट्रभाषा नहीं है ये। जब भी आपको क्वेश्चन आया ना कि हिंदी क्या राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं मेरे भाई, राजभाषा। कंफ्यूज मत होना कहीं भी, गलत करके मत आ जाना, ये गलत है ये सही है। राजभाषा है हिंदी, ओके, भारत की। ठीक है, क्लियर है। अब गलती नहीं करोगे ना, राष्ट्रभाषा राजभाषा में, तो राजभाषा क्या है हमारी, हिंदी। तो हमने तीन चार MCQ कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं वापस से लॉन्ग आंसर पे, जो कि ज़्यादा ही नंबर के आते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। ओके, ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन किन के मध्य होता है। सबको पता है इसका आंसर, अभी हमने जस्ट अभी एक दो क्वेश्चन पहले ही डिस्कस किया था ना अभी हमने MCQ में। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन किन के मध्य होता है, सबको पता है, लिख दे पक्का। तो देखो लिखते हैं, आंसर इसका होगा केंद्र और राज्य के मध्य, राज्य सरकार के मध्य, या सरकार क्या स्तर बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी बोलना है, के राज्य के मध्य लिख सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने तो अभी उस क्वेश्चन में ये भी बताया था कि केंद्र फर्स्ट आती है, राज्य सेकंड स्तर आता है, और स्थानीय थर्ड स्तर आता है। संघात्मक में तो 3 स्तर होते हैं, आप यहाँ 2 ही कैसे लिख रहे हो, केंद्र और राज्य। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, आपको भी पता है, अभी मैंने बताया था कि भाई जो स्थानीय सरकार है ना, वो बहुत बाद में जाके ऐड हुई है संघात्मक शासन के अंतर्गत। ठीक है, स्थानीय शासन से पहले जो ऐड होने से पहले ये 2 ही थी, केंद्र और राज्य। इनको ही संघात्मक शासन में अधिकार प्राप्त थे संविधान द्वारा। बाद में जब जरूरत पड़ी स्थानीय सरकार की, तब उसको ऐड किया गया है। ठीक है, तो हमें इसमें यही लिखना है कि भाई केंद्र और राज्य के मध्य संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन इन 2 के मध्य हुआ है। ठीक है, बस दैट्स इट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई मुझे पता है यार आप लोग थक चुके हो बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस देख देख के, ठीक है। सो कोई नहीं, अभी आप ही के लक में शायद सारे MCQ क्वेश्चन ही आए हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारी भरकम जबरदस्त है, तो इनको कवर कर लेते हैं। ओके, एंड ये शायद, अरे यार बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है, और सारे मॉडल पेपर में से, मॉडल पेपर क्वेश्चन में ये दिया गया है, जो अपने RBSC ने और NCERT ने लॉन्च किया है। ठीक है, एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ये कोई मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर या किसी एक्सेट्रा थिंग से नहीं उठाए गए, ये सारे एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, बुक्स जितनी हमारी सोशल साइंस की है ना, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, सबको मतलब अच्छे से देखा गया, एंड देखा गया क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बन सकती है, उसको पूरा एक्सपीरियंस करने के बाद इसको रेडी किया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं ने कितना आरक्षण सुनिश्चित किया है। भाई बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है तो सबसे हटके, ना भी पढ़ो ना भी याद करो ना, तो याद रह जाता है। पता है कितना, 1/3, बस इतना उत्तर है। MCQ में आता है, टिक लगा दिया तो 1 नंबर, रिक्त स्थान में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, बस इतना लिख दिया 1 नंबर, वेरी शॉर्ट में आता है, अति लघु उत्तरात्मक में आता है, इतना भी लिख दिया ना भाई, तो 1 नंबर मिलता है। समझ लो 1 नंबर कितना इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में। ठीक है, तो महिलाओं के लिए पंचायती राज, पंचायती राज पता है ना कौन सी स्तर है, पता है ना, कंफर्म। पंचायती राज सर हमारी तीसरी स्तर है संघात्मक शासन में, हाँ बिल्कुल सही। तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण रखा है, 1/3। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है सर आगे बढ़ो। ओके, सरकार के अंगों के नाम लिखना है, सरकार के अंगों के। सर आपकी ये वीडियो बहुत फेमस है जिसमें आपने सरकार के अंगों को अच्छे से डिफाइन किया है, मैं वो वीडियो देख के आया हूँ, सारे के सारे अभी बता दूंगा। सरकार के अंग बताने, क्या बताने, सरकार के अंग, ठीक है। जिसने वीडियो देखा होगा वो इजीली बता देगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से समझा था हमने। ओके, एंड इसमें भी हम समझ लेते हैं, सरकार के अंग, 3 अंग होते हैं, क्वेश्चन में बता रखा है, सरकार के 3 अंग, है ना, नहीं बता रखा भाई, हम ही बता रहा है, सरकार के 3 अंग होते हैं। फर्स्ट है व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका,
सबको पता है, जिसको नहीं पता ध्यान से देख लो, नोट्स बना लो, क्योंकि पीडीएफ तो इसकी आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। एंड दूसरी है कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक है। एंड तीसरी है न्यायपालिका। ओके, न्यायपालिका है। ये सरकार के 3 अंग हैं, इनके कार्य क्या है वो भी देख लेते हैं। सर आपने बता रखा है कि व्यवस्थापिका का जो कार्य है, ये कार्य करती है कानून बनाने का। बिल्कुल सही बात है, कानून बनाने का कार्य है। बनाने नहीं, बनाने का कार्य है, ठीक है, बनाने का कार्य है। ठीक है भाई, बहुत इजी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा, कार्यपालिका का क्या काम है? सर ये जो व्यवस्थापिका कानून बनाती है ना, इसको लागू करना, कानून लागू करना कार्यपालिका का काम है। कानून लागू करना, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। एंड न्यायपालिका का क्या क्या काम है भाई? इसका काम हो गया, इसका व्यवस्थापिका का काम हो गया बनाना, इसका काम हो गया लागू करना। तो न्यायपालिका क्या किस लिए बची है सर? ये बची है भाई कि जो कानून लागू हुआ है, जो कानून बना है, क्या वो सही है या गलत, उसकी जांच करती है। तो हम इसको लिखेंगे कानून की समीक्षा करती है। समीक्षा मतलब सही है या गलत जांच करना, कानून की समीक्षा करना, समीक्षा करना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? एंड इसका ये तो दूसरा काम है न्यायपालिका का। फर्स्ट नंबर पे जो इसका कार्य आएगा, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, इसका फर्स्ट कार्य रहेगा न्याय करना, इसके नाम में ही है, ठीक है, न्याय करना। कोई पूछे न्यायपालिका क्या कार्य करती है, तो भाई न्यायपालिका के, भाई साहब न्यायपालिका के 2 कार्य हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है न्याय करना लोगों के साथ, देश के साथ, राष्ट्र के साथ, राज्य के साथ। और दूसरा काम है कानून की समीक्षा करना। कौन से कानून की? जो व्यवस्थापिका बनाती है, जो कार्यपालिका लागू करती है। एंड सर आपने एक चीज़ और बताई थी, एक चीज़ और बताई थी, वो नहीं भूल सकता मैं। व्यवस्थापिका को हम विधायिका भी कहते हैं। अच्छा, अभी तक याद है, चलो बहुत बढ़िया भाई, विधायिका याद है। और सर इसको हम पार्लियामेंट इंग्लिश में कहते हैं, संसद भी कह सकते हैं, संसद। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अच्छा है भाई, याद है। वीडियो का सच में फ़ायदा हुआ है भाई तुम्हें। चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक दो और देखते हैं, देन एंड करते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1944 में, 1944, 1944 में, 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम आईएमएफ की, आईएमएफ भी कहते हैं, की स्थापना कहाँ की गई थी? ओके भाई देखो, अभी जो क्वेश्चन है ना, इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, किस कैसे वो देख लो, एक बार फटाफट से देख लो, डिले मत करो, ठीक है। तो भाई देखो, बात हो रही है 1944, कब की? 1944, आईएमएफ, ठीक है, ओके, आईएमएफ है, ठीक है। इसकी क्या पूछ रहा है? स्थापना कहाँ हुई, कहाँ हुई? किस किस को पता है कि कहाँ हुई थी? फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस सर मुझे पता है टाइप करके आ जाओ फटाफट से, जब तक हम इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इसकी जो स्थापना है वो यूएसए में हुई थी। यूएसए किसको कहते हैं? अमेरिका को कहते हैं। अब सर अमेरिका तो बहुत बड़ा है, इसमें कहाँ हुई थी? तो भाई यूएसए में हमारी हुई थी न्यू हैम्पशायर, हैम्पशायर, भाई नाम ही ऐसे है ना कि एक बार में याद ही नहीं होंगे। हैम्पशायर, ठीक है। एंड हैम्पशायर के एक और एग्जैक्ट लोकेशन है ब्रेटन वुड्स, वुड्स में। 1944 में आईएमएफ, जिसे हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ हुई थी? यूएसए, न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में। अब दूसरा क्वेश्चन आपने बताया था किस तरीके से बन सकता है सर, तो वो इस तरीके से बन सकता है कि ये जो हमारा आईएमएफ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वो कब स्थापित हुआ? 1944 में। समझ गए? क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आया? एंड भाई देखो, एक ही अपना उसूल है, उसूल कहे जो भी कहे कुछ भी,
भले ही कम नॉलेज लो लेकिन गलत नॉलेज मत लो यार, क्योंकि गलत नॉलेज लेने का असर आपको पता है कैसा होता है। अगर कम नॉलेज है तो अच्छी बात है, लेकिन गलत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? 1 मिनट रुको, कॉल आ रहा है, ठीक है। भाई कॉल बहुत डिस्टर्ब करता है भाई। ओके, सो हमने लास्ट एक और क्वेश्चन देखना है, देन एंड कर रहे होते हैं। हाँ, हमारा क्वेश्चन है, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? भाई हिंदी के अलावा पूछ रहा है, टोटल नहीं पूछ रहा, ठीक है। अभी कुछ लोग क्या करेंगे, मान के चलो ऑप्शन में लिख दिया 21, ए ऑप्शन हो गया 21, ब ऑप्शन हो गया 22, स ऑप्शन हो गया 23, दो ऑप्शन हो गया 24, ठीक है। ऐसा मान लो आ गया, तो कुछ लोग क्या करेंगे, सर हम तो 22 करके आएंगे। अरे भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान। हिंदी के अलावा एक कम कर दिया ना, हिंदी के अलावा, तो भाई 22 कुल है, और उसमें हिंदी के अलावा पूछ रहा है, मीन्स एक भाषा के अलावा पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है 21 होगा ना, राइट। तो ऐसे क्या होता है ना, बोर्ड एग्जामिनर हमारा माइंड घुमाने के चक्कर में होता है, और हम घूम भी जाते हैं, ठीक है। तो हमें घूमना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। जैसा कि मैंने अभी बताया भाई, कम नॉलेज लेंगे लेकिन गलत नहीं लेंगे। तो भाई क्वेश्चन अच्छे से करके आना, अच्छी राइटिंग स्किल्स बैठाना, ओके। हम बोर्ड से पहले 1-2 दिन पहले लाइव सेशन भी लेंगे, जिसमें अच्छी राइटिंग स्किल लिखना सिखाएंगे। अगर क्वेश्चन का आंसर बहुत कम आ रहा है तो स्कोर, उसको कैसे और अच्छा लिख सकते हैं, जो कि अच्छे नंबर लाने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो गाइस, दोस्त भाई, उनकी बहनों, यहाँ तक हमारी क्लास थी आज की, राइट। तो मैं भी चलता हूँ यार घर पे, अदरवाइज मम्मी का कॉल आ जाएगा, कहीं कहाँ अटक गया मैं। ओके, सो मिलता है अगले वीडियो में यार, जब तक के लिए जो सोचा है करके दिखाते हैं, ठीक है। जय हिंद।